स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। देश भर में दिल्ली एनसीआर समेत आवारा कुत्तों को लेकर तमाम शिकायतें मिलती रहती हैं। आवारा कुत्ते खास तौर पे शहरी परिवेश में लोगों के साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं, या फिर हम यूं कहें कि बदलते दौर में लोग अब सड़क के, जिन्हें हम कुत्ते कहते थे, उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इन कुत्तों को पशु न मानकर अपने बच्चों की तरह पालना चाहते हैं और उनके लिए सारी चीजें अरेंज करना चाहते हैं। समाज के बीच इन दो लोगों के बीच एक बड़ा झगड़ा तैयार हो गया है और इन दो विचारों के बीच लड़ाई अब यहां तक पहुंच गई है कि कभी एक पक्ष दूसरे पक्ष को जेल भिजवा देता है, कभी दूसरा पक्ष एक पक्ष को पहले पक्ष को जेल भिजवा देता है। कल ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में ऐसी ही घटना हुई जिसमें कुत्ता प्रेमी गैंग के तथाकथित कुत्ता प्रेमियों ने एक षड्यंत्र के तहत 3 सामान्य लोगों को 151 में जेल भिजवा दिया। इससे पहले गाजियाबाद में 14 साल के एक लड़के ने कुत्ते के काटने के कारण हुई रेबीज की बीमारी के कारण अपने पिता के हाथों में दम तोड़ दिया। ये दर्दनाक दृश्य जिसने देखा उसका दिल सहम गया, क्योंकि कोई बाप अपने बेटे की लाश को अपने हाथों में नहीं लेना चाहता। कहते हैं बेटे की लाश का बोझ बाप के सिर पे बहुत भारी होता है। इसी प्रकरण को आगे लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज जब चर्चा के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह ने पूछा कि आपके हाथ में ये चोट क्यों लगी है, तो उन्होंने कहा कि उनके पड़ोस के कुत्ते ने हमला कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये जो घटना हुई है ये लगातार सबके साथ हो रही है। और इस पे जो बाकी लोग थे उन्होंने भी कहा कि आवारा कुत्तों के कारण होने वाली घटनाओं की प्रतिक्रिया अब बढ़ती जा रही है। और इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के सामने गाजियाबाद का प्रकरण भी सामने आया, जिसके बाद सीजीआई ने यह कहा कि अब हमें इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे में बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट तक आवारा कुत्तों की आंच पहुंचने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट यह सोचना शुरू कर रहा है कि आवारा कुत्ते वाकई एक समस्या हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट तक आवारा कुत्तों को लेकर आम जनता की परेशानियां पहुंचने लगी हैं। इन सभी बातों के लिए आज हमारे पास 3 विशेष गेस्ट हैं। माफ कीजिएगा, एक गेस्ट हमारे आ नहीं पाए हैं। हमारे साथ हैं समाज सेवी अन्नू खान। इसके साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी और दिल्ली में आरडब्ल्यूए को हेड कर रहे सौरभ गांधी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं किसी के बारे में परिचय देने में कुछ गड़बड़ कर गया हूं तो मुझे माफ कीजिएगा। इस पूरी परिचर्चा को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली परिचर्चाओं के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। आप अपने जो कमेंट्स हैं, जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, हमें नीचे कमेंट में दे सकते हैं। अब इस परिचर्चा को शुरू करते हैं राजेश बैरागी जी से। राजेश जी, आप पत्रकार भी हैं और आप लगभग 3 दशक से ज्यादा की पत्रकारिता आम जनता के बीच रह के कर चुके हैं। ये जो घटना, ये जो परिवर्तन आया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में जो बातें शुरू हुई। दरअसल यह कहना तो अलग होगा कि जब अपने तक आई तो तब इस पर कोई बात शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जनहित के मुद्दों से अनभिज्ञ रहती है। ये अलग बात है कि कौन सा मुद्दा कब लिया जाता है और कब वो ज्यादा मैटर करने लगता है। दरअसल एनसीआर और सभी महानगरों में पालतू कुत्तों के साथ साथ स्ट्रीट डॉग्स की भी समस्या बढ़ती तो जा ही रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनसे खतरे भी बढ़ रहे हैं जी। इसके लिए जहां जहां ये जिन शहरों में, महानगरों में, या मैं कहूं कि नए शहरों में जहां जहां समस्याएं हैं, वहां का स्थानीय प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारे लिए तो एक बड़ी समस्या ये है, हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा के निवासी हैं, तो मैं ये देखता हूं कि प्राधिकरणों के पास करने के लिए काम बहुत है, आदमी बहुत कम है जी। तो जिन बातों को वो लागू घोषित भी कर देते हैं, उन्हें लागू नहीं कर पाते हैं।
ओके, जी। ठीक है, मैं आपको यहीं रोक रहा हूँ। राजेश जी की बात से मैं इस परिचर्चा को सौरभ गांधी जी के पास ले जाता हूँ। सौरभ जी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तो प्राधिकरण के पास कर्मचारी ही नहीं है, दिल्ली में भी क्या दिल्ली नगर निगम के पास ऐसी ही समस्या है? और कुत्तों की जो ये व्यापक समस्या है, ये इसका एक मेन कारण है? देखिए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से इन कुत्तों की आबादी बढ़ चुकी है, जी, देखिए इसके अंदर कई एजेंसीज का फेलियर्स है, एबीसी रूल्स जो है उनका फेलियर्स है, जो नगर निगम को काम करने थे वो काम वो कर नहीं पा रही। आप देखिए, हैरानी की बात है, दिल्ली नगर निगम के अंदर जो नसबंदी का कार्य है वो नगर निगम ना जी, करके जो एनजीओज हैं उनसे कराया जाता है। और इस वजह से दिल्ली में आज के वक्त लगभग लगभग 8 लाख कुत्तों की आबादी हो चुकी है। तो ठीक अब है। ये हर ब्रीडिंग सीजन के अंदर बढ़ जाती है। और जैसा भाई साहब ने कहा कि कर्मचारी, देखिए पूरे दिल्ली के अंदर लगभग 14 जोन है, नगर निगम के 12 से 14 जोन है, और उन जोन्स के अंदर सिर्फ एक वेटनरी की गाड़ी होती है जो डॉग कैचर्स के रूप में काम करती है। तो आप सोचिए जी, कि दिल्ली के अंदर 2 करोड़ की जनसंख्या के अंदर सिर्फ कुछ महज 15-16 गाड़ियां होंगी जो डॉग कैचर्स के कार्य में लगी होती हैं, और उसमें भी एम्प्लॉइज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जब कहीं कोई बड़ी घटना हो जाती है तब उस एरिया में, या कोई वीवीआईपी के साथ कोई घटना घटित हो जाती है, जैसे आपने आज के घटना का जिक्र करा, हम ये बात शुरू से जी, कहते आए हैं कि जब कोई हाँ, बड़े व्यक्ति के साथ कोई बड़ा हादसा होगा, आप देखिए अभी कुछ दिन पहले ही एक रिटायर्ड आईएएस के साथ में इसी तरीके की घटना घटी। जी, तो जी, जो कानून बनाने वाले, कानून के जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी आरडब्ल्यूएस की तरफ से और एनजीओस की तरफ से, इस समस्या को लेके उसे सुप्रीम कोर्ट ने जी, संज्ञान भी नहीं लिया। उसके लिए उन्होंने वापस उसे हाई कोर्ट भेज दिया कि आप हाई कोर्ट में जाके जी, सुनवाई करें। लेकिन जब किसी खास, तुषार मेहता जी एक जाना पहचाना चेहरा है, देश का नाम है, सॉलिसिटर जनरल है, अगर उनके साथ ये घटना हुई तो सीजीआई को ये याद आया कि उनके भी महात्मा किसी कर्मचारी के साथ में भी कुछ वर्ष पूर्व किसी तरीके की घटना हुई थी। और मैं धन्यवाद देना जी, चाहूंगा हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का और प्रिंट मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिन्होंने इन जी, घटनाओं का जिक्र पिछले कुछ समय से प्रमुखता से अपने न्यूज़पेपर्स में और चैनल्स के ऊपर दिखाना शुरू करा है, जिसकी वजह से लोग अवेयर होना शुरू हुए हैं कि हाँ यार, ये घटना हमारे यहाँ पे भी हो रही है, ये घटना हमारे यहाँ पे भी हो रही है। और आप देखिए कि जी, ऐसी घटनाएं जो है, कई डॉग्स जो हैं वो इतने बाइटर्स हैं कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स के अंदर, खासतौर पे ये जो अब जो सीजन जिसे हम सावन का महीना कहते हैं, या गर्मियों के जी, कुछ समय पहले जिस वक्त मेटिंग सीजन जिसे कहा जाता है, उस वक्त डॉग्स जी, का एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है। और उस दौरान जी, आप नोटिस करेंगे कि डॉग बाइट्स की घटना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नोएडा में जो हादसा हुआ उसके जी, ऊपर आप देखिए कि नोएडा के हादसे के अंदर भी आपको रेबिस की वजह से वो बच्चा मरा, और जी, उसको शेल्टर देने वाली महिला ने का ये कहना था कि उसने अपने डॉग्स को जो है वो एंटी रेबिस के इंजेक्शन दिए हुए हैं। लेकिन ऐसा जी, नहीं है। हम जी, एक तो सबसे बड़ी बात है, एक तो कुत्तों की समस्या से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ जी, नागरिक जो है वो इन सो कॉल्ड पशु प्रेमियों की समस्या से भी जूझ रहे हैं। क्योंकि जैसे ये जी, झूठे मुकदमे, हैरेसमेंट के केसेस जी। हमने तो देखे हैं, हमने तो अभी हम मैं पिछले इस पे कुछ यही महीनों से। मैं हाँ, जी सौरभ जी, मैं यही रोकता हूँ। जी थोड़ा हम आगे बढ़ गए। मैं पहले जी इसमें अनु खान जी को ले आऊँ। अनु खान जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया कि दिल्ली से लेके नोएडा और गाजियाबाद तक नगर निगम और अथॉरिटियों के पास कर्मचारियों की बेहद कमी है, और सब कुछ एनजीओ को आउटसोर्स कर दिया गया है। इस देश में आजकल एनजीओ जो हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह हो गई हैं, और चूंकि आप भी एक एनजीओ चलाते हैं जो नेफोवा है, जो बायर्स एसोसिएशन की बातें करता है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्राधिकरण के कर्मचारी हैं, ये अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगे हैं? या जो नगर निगम है, चूंकि इन पे कर्मचारी नहीं है, तो ये बार बार कोशिश करते हैं कि सब कुछ आउटसोर्स कर दें? नहीं, बिल्कुल आशु जी, ऐसा इसको ऐसा नहीं हो सकता। कोई हाँ, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है और डिपार्टमेंट में ऐसा भी नहीं है कि सबकी छुट्टी कर दी जाती है। उसमें अधिकारी होते हैं। आप
कंप्लेन करने जाते हैं, वहाँ भाई उनका डेटा उठा के देख लो, क्या वो वहाँ पर सैलरी नहीं लेते होते हैं? क्या वो पूरा विभाग खाली हो जाता है? ऐसा तो नहीं है। भाई विभाग बना हुआ है तो अधिकारी भी होंगे वहाँ पर। लेकिन ये आप शिकायत जब करने जाते हैं तो वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ओके। लेकिन वो पल्ला नहीं झाड़ सकते क्योंकि फेलियर उनका है। अधिकारियों का जो प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, जिनका जिम्मा है यह सब देखने का, ये सब कंट्रोल करने का, तो उनका ये जिम्मेदारी बनती है और अपनी जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकते हैं। ठीक है, मैं इसी पर रोक रहा हूँ आपको अनु जी। सौरभ जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न आता है इसमें, जब भी कोई ऐसी घटना होती है, कुत्तों द्वारा लोगों को काटा जाता है, और ये जो आपने कहा कि कुत्तों से ज़्यादा समस्या कुत्ता प्रेमी लोगों की है, तो ये जो लोग होते हैं इनके सपोर्ट में कानून आ जाता है। पुलिस उस समय जब कुत्ता हमला करता है तो हाथ झाड़ लेती है कि भाई देखिए, हम कुत्ते के मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं, ये नगर निगम का मामला है। और जब कुत्ते पे हमला हो जाता है तो पुलिस एकदम एक्टिव हो जाती है, कानून भी अपना काम करने लगता है, एबीसी के रूल्स आ जाते हैं, और वो बेचारा जो है, जो पीड़ित है, वही अपराधी बन जाता है। और ये जो पशु प्रेमी या कुत्ता प्रेमी लोग हैं, ये उस पर हमलावर हो जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट चूंकि अब संज्ञान लेगा तो इस बात का उठना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। देखिए, इस चीज को हम बात कर रहे हैं कि जो ये सो कॉल कुछ पशु प्रेमी है, अगर ये एक्चुअल पशु प्रेमी है, हमारे पास तो बहुत सारे एविडेंस है इनके के लिए, कि जिसमें ये खुद कहते हैं कि हम अपने डॉग्स को चिकन फीड करते हैं। यानी कि आप एक पशु को दूसरे पशु की बलि देके आप उसको फूड करा रहे हैं, फीड करा रहे हैं। दैट मीन्स कि आप पशु प्रेमी नहीं है, आप सिर्फ कुत्ता प्रेमी हैं। और कुत्ता प्रेमी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नेक्सस जुड़े हुए हैं। अगर हम उसको रीड करें, अगर हमने अभी पिछले कुछ महीनों के अंदर जो हमने इन सब चीजों को देखा, इवन दैट जो हमने जागरूकता अभियान के तहत लोगों के आरडब्ल्यूएस के बीच जाके हमने जब कांटेक्ट किया, तो हमारी हर मीटिंग्स के अंदर, आरडब्ल्यूएस की मीटिंग्स के अंदर इन लोगों ने डिस्टर्बेंस पैदा करी, और वहां आके, और इनके पूरा एक प्लान होता है कि किसी भी तरीके से आपको हैरेस किया जाएगा। कैसे हैरेस किया जाएगा? कि वहां पे जो इनके कुछ महिला वॉलंटियर्स हैं, वो आके आपके साथ में मिसबिहेव करेंगे, और उस वक्त आदमी के पास में कोई चारा नहीं होगा कि उसको वो फेस कर सके, क्योंकि वो कोई भी एलिगेशन लग सकता है उसमें आपके खिलाफ। इसी तरीके से अगर वो नहीं होगा, कोई महिला सामने आ जाएगी, तो महिला के साथ में वो हाथापाई शुरू कर देंगे, जिससे कि वो, जैसे अभी आपने बताया, 751 के केस के अंदर रजिस्टर्ड हो गया मुकदमा, वो हो जाता है। तो और इन लोगों को जो है, ये हमने पूरा इसके ऊपर देख रहे हैं कि इनके ऊपर फंडिंग का एक बहुत बड़ा वो है। फंडिंग्स जो इनको होती हैं, उन फंडिंग्स का ये सारा खेल है। आप जो रेबिस के इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं इसके अंदर फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आप देखिए कि पूरे देश के अंदर आपको हर अस्पताल के अंदर एंटी रेबिस की डोज नहीं मिलेगी। दिल्ली जैसे शहर के अंदर सिर्फ 3 चुनिंदा अस्पताल हैं जिसके अंदर आपको रेबिस की वैक्सीन अवेलेबल हो पाती है। हम बात करते हैं, हमारे दिल्ली के नेतागण बात करते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज देते हैं। आप बताइए कि अगर एक व्यक्ति को किसी कुत्ते ने, बंदर ने, या किसी और जानवर ने काट लिया जिससे रेबिस होने का अंदेशा है, तो उसका रेबिस का वैक्सीनेशन वैक्सीन आपके किसी भी मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है। उसके लिए आपको स्पेशल जगह ही जाना। मैं यही रोक रहा हूँ आपको। राजेश जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट सौरभ गांधी जी ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि इस पे सारा खेल फंडिंग का है। एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो फंडिंग करता है ऐसे लोगों को, जो लगातार महिलाओं के रूप में आके पीड़ित लोगों पर तमाम तरीके के आक्षेप लगा देते हैं। कल भी हमने देखा कि एक आदमी बाहर से आता है सोसाइटी में और वो एक न्यूसेंस क्रिएट करता है और उसमें वो लोग फंस जाते हैं। बाद में 151 का मुकदमा दोनों तरफ हो जाता है। ये भी सवाल उठ रहा है कि रेबीज जो है, जर्मनी की सिर्फ एक कंपनी उसके पास पेटेंट है और वही सब कुछ बेचती है। तो ये क्या एक पूरा सिंडिकेट है कि मेडिकल माफिया भी इसमें इन्वॉल्व है? एनजीओ माफिया जो पेट प्रेमी बनता है, पशु प्रेमी या कुत्ता प्रेमी बनता है, वो इसको एक तरीके से पूरा बिजनेस मॉडल बन गया।
नहीं, मेरी जानकारी में ये तो नहीं है कि केवल जर्मन की कंपनी को ही ये पेटेंट हासिल है और वही नहीं बनाती है, क्योंकि हाँ, ये मैं जानकारी क्योंकि आपको देता हूँ, ये कंफर्म है। क्योंकि देहरादून से हाँ, देहरादून में कोई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जी जो जहाँ से ये टीके आते थे पहले भी, अब भी हाँ, आते हैं, हाँ, हाँ, और भी देश में शायद बनाती है। पेटेंट हो सकता है जर्मनी की कंपनी के पास हो, हाँ तो लाइसेंस उसी तो का है। हाँ, हाँ, लेकिन इसके पीछे एनजीओ का सिंडिकेट है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जी एनजीओ जो है जी वो इसके नाम पर मोटा धंधा कर रहे हैं, हाँ, हाँ, और इसी में जो स्थानीय निकाय हैं जी उनकी भी चांदी है। बिल्कुल। वो उनको उनको इसके लिए काम सौंपते हैं, और उसमें ही बंदरबाट है, और उससे कोई परिणाम नहीं निकल कर आता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चलिए वो धंधा भी करें लेकिन काम करें, जी जी इसके बजाय वो लोगों में एक भय का वातावरण उत्पन्न करते हैं जी जी कि भाई वो अगर कुत्ता प्रेम के नाम पर वो आएंगे, सोसाइटी के लोगों से झगड़ा करेंगे, झगड़े में वो लोग बच जाएंगे और सोसाइटी के लोग फंस जाएंगे, तो धीरे धीरे उनका जो जिसे हम कह सकते हैं कि वर्चस्व स्थापित होना और एक भय का वातावरण स्थापित होना, वो हो रहा है। जी 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 इसके लिए कुत्ते उतने दोषी नहीं है। वो तो बेचारे जब जो उनका जन्म होता है जिस स्थान पर, वहीं पर वो पलते बढ़ते हैं और उसी में खाने की तलाश करते हैं, और उसी में अगर खाना पर्याप्त नहीं मिलता है और उनके साथ कोई क्रूरता होती है जी जी तो उसमें वो आक्रामक हो जाते हैं, काट लेते हैं, कुछ पागल हो जाते हैं। इसके लिए ये तंत्र जो गांधी जी कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये काफी सही है कि एनजीओ का, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, इन सब का इन सब का धंधा है इसमें, जी मैं इसमें अब कोई दो राय नहीं। मैं इसी एक पॉइंट पे अनु जी को लाना चाहता हूँ। अनु जी, क्या आपको भी लगता है कि वाकई ये एनजीओ और सिंडिकेट और मेडिकल माफिया का एक पूरा सिंडिकेट है जो इस तरीके से फंसाने का और अपने रोजी रोटी कमाने का धंधा करता है, और पुलिस को देखिए, भी इसमें मजा बिल्कुल आता है? जैसा कि आज हालात हैं, जी सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ही नहीं है, पूरे देश में है जी ना। और यह हालात की वजह, जब कोई किसी के ऊपर हाथ होता है ना, हाँ, और हाथ भी ऐसे आदमी का हो कि वो अगर डायरेक्टली आप कुछ भी हो जाए वो फोन करने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, जी जी तो भाई आपके हौसला बुलंद हो जाएगा आपका। और यही कारण है। अगर जी वो जो जिस लोगों का हाथ है, जिन लोगों ने संस्थाएं बना रखी हैं, वो लोग अगर वहां से उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इतनी जी शायद जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उनकी ना हो। और एक इंसान को इंसानियत समझ में आएगी तब। अभी तो इंसानियत समझ में ही नहीं आ रही है ना। अभी तो ये लग रहा है कि हाँ भाई, अपना धंधा चलाना है, बिजनेस चलाना है, बिजनेस चलाओ, किस हाँ, तरीके से चला सकते हैं भाई। अभी तो ये समझना चाहिए, कम से कम जो लोग इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, उनको हाँ, ये समझना चाहिए कि जानवर और इंसान में फर्क क्या है भाई। ये बहुत जरूरी है कि आप ध्यान रख रहे हैं उनका, वो जानवर है, उसका भाई ध्यान हम लोग नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। जरूरी है कि ध्यान रखें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि इंसान पहले है, जानवर बाद में है। इंसान नहीं होगा तो जानवर नहीं होगा, तो ये जी सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। आदमी भूल जाता है इंसानियत के पीछे, उसको उसको बेटा कहते हैं। हम देखते हैं सोसाइटियों में, नहीं हम तो देखते क्या हैं ये सोसाइटियों में हाँ, गोदी नहीं नहीं में हाँ लेके घूम रहे हैं, जी जी गोदी में लेके घूम रहे हैं, गाड़ियों में लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। हम उनके माँ बाप, बुजुर्ग जो हैं, वो उनको कभी नहीं कहते कि आओ तुम्हें हम हाथ पकड़ के सोसाइटी में टहलाएं। तो वो बेइज्जती हो जाएगी। अगर माँ बाप को सोसाइटी में आप हाथ पकड़ के टहलाएंगे नीचे उतार के, तो वो बेइज्जती हो जाएगी। डॉगी को रोज आप गोदी में लेके, मेरा बच्चा, मेरा ये खा ले, मेरा बाबू वो खा ले, ये पी ले, वो सब करोगे। लेकिन माँ बाप जो आपके बुजुर्ग बेड पर पड़े हुए हैं, उनको आपकी कभी दया नहीं आती उन पर। उनको दया नहीं आती कि उनको भी कभी आप नीचे रोज सैर कराएं उनको। तो ये ठीक दया तो नहीं आती। ठीक है। मैं सौरभ जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया इसमें कि एक बड़े प्रभावशाली उसका हाथ रहता है, आप भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, और संस्था भी है।
आपका लग रहा है डबल चल गया लिंक, हैं? आपका लिंक डबल चल गया है शायद। हाँ, एक मिनट मैं उसको वो कर देता हूँ। तो मैं इस इंटरेस्टिंग पॉइंट पे सौरभ जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जी। जो एक कहा जाता है कि एक फोन आ जाता है बार बार और महिलाओं के थ्रू ये करा जाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसमें पुलिस भी बेबस हो जाती है कई बार वो बेबस नहीं होती, उसमें उसको एक पर्सनल इंटरेस्ट हो जाता है कई जगह, हर जगह नहीं कह रहा। ये जो इस सिंडिकेट हैंडल कर रहे हैं इनका क्या है, क्या वाकई ये बात भी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी या सुप्रीम कोर्ट वापस इनसे इस मामले में अपने आप को अलग कर लेगा? क्योंकि ये बड़ी प्रभावशाली लॉबी है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ये एक प्रभावशाली लॉबी है क्योंकि इसके अंदर सभी को पता है, पूरा देश इस बात को जानता है कि एक्स यूनियन मिनिस्टर प्लस प्रेजेंटली एक एमपी का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इस पूरे के पूरे उसमें रहता है और कोई भी अधिकारी जो है वो उनसे थोड़ा सा बचता है। अभी आपको मैं एक रिसेंटली का केस बताता हूं। अभी G20 हुआ, G20 के दौरान बहुत सारे स्टेट एनिमल्स जो स्टे डॉग्स और एनिमल्स जो हैं वो हटाए गए और स्टे डॉग्स को शेल्टर होम्स में भेजा गया क्योंकि वीवीआईपीज ने आना था। तो इस बात को लेके बहुत शोर शराबा मचा और जब कुछ नहीं मिला तो कुछ फॉल्स वीडियोस वो बना के एक प्रोपेगेंडा वीडियोस चलाया गया कि इस तरीके से अत्याचार किया गया है, इस तरीके से उनको परेशान किया गया, इस तरीके से उन्हें बंधक बनाया गया है। लेकिन वो अगर कोई समझदार व्यक्ति ने जिसने भी वो वीडियो देखा वो समझ गया कि ये सब फेक है। और मजे की बात यह है कि एमसीडी ने इस चीज को नोटिस लिया, संज्ञान लिया और उस वीडियो का रिप्लाई भी जारी किया बकायदा ट्विटर पे भी और अलग उसमें भी कि देखिए ये जो गाड़ियां हैं, ये जो आप सीन्स बता रहे हैं, ये सारे दिल्ली शहर के नहीं है, दिल्ली से बाहर के हैं। उसमें सिर्फ एक ही सीन था जिसके अंदर नेट से वो आपका प्रगति मैदान में भारत मंडप के पास से एक डॉग को कैच किया जा रहा था। तो इस तरीके की भ्रांति वाले वीडियोस मैं इसी बात पे एक और जगह जी मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं कि इस तरीके के वीडियोस और फेक वीडियोस वो बना के पोस्ट किसके द्वारा किए जा रहे हैं, ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि पोस्ट उन सो कॉल पावरफुल पॉलिटिशियंस या उनके जो करीबी हैं उनके द्वारा वो पोस्ट किए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर और उसमें वो ये कहा जाता है कि आप इसको सपोर्ट करें और उसको आगे फॉरवर्ड करें। तो जब एक प्रभावशाली व्यक्ति इस तरीके के फेक पोस्ट भेजता है तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है एक आम आदमी के ऊपर। जो एक आम आदमी एक नॉर्मल इंसान है, उसको नहीं पता किसी विषय के ऊपर, उसको जानकारी नहीं है, तो वो तो यही सोचेगा ना कि ये एक प्रभावशाली व्यक्ति है और अगर ये बात कह रहा है तो ये इस बात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। तो ये एक बहुत बड़ा वो है और इसी वजह से जो कुछ आपके कानून से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो नगर निगम हो, आप देखिए कि वो उस प्रेशर में आ जाते हैं। अधिकारियों को भी इस बात का कहीं ना कहीं खौफ रहता है कि ये जो है हमें इसके कुछ नुकसान पहुंचाया जा सकता है क्योंकि ये बहुत पावरफुल लोग हैं। दूसरी चीज जो ये आपके जो अधिकारी हैं, देखिए उनको किस तरीके से डर बैठाया जाता है। उनको डर बैठाया जाता है कि आप जो है वो एबीसी रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं। एबीसी रूल्स का उल्लंघन कहां हो रहा है उसका पूरी तरह से संज्ञान उन अधिकारियों को या उन कर्मचारियों को नहीं होता। अगर अधिकारियों को होता है तो कर्मचारियों को नहीं होता। वो वहां उस चीज से घबरा जाते हैं कि कहीं हमारे ऊपर कोई लीगल या किसी तरीके का कोई वो ना आ जाए जिसकी वजह से वो उस चीज को ऊपर चुप्पी साध लेते हैं। और यही बात जो है जैसे आपने शो के शुरुआत में कही कि कुछ लोगों ने अगर उनसे कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने झगड़े का केस बना के सामने वाली पार्टी को बंद करा दिया। इस तरह की घटनाएं दिल्ली ही नहीं पूरे देश भर के अंदर
बहुत सारी आरडब्ल्यूएस के साथ, क्योंकि हम सीधा डायरेक्टली आरडब्ल्यूएस से कनेक्टेड है। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली की एक आरडब्ल्यू का एपेक्स बॉडी है जिसके अंदर सैकड़ों आरडब्ल्यू हैं, और हमें मालूम है कि हमारे पास हर आरडब्ल्यूएस के यहाँ से रिपोर्टिंग आती है कि हमारे यहाँ डॉग बाइट हो रहा है, हम परेशान हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये फीडर्स परेशान कर रहे हैं। आप देखिए उसके अंदर उन्होंने एक नया वो बनाया, अभी हमने उसके लिए इसका एक वो भी डाला है कि भाई एबीसी रूल्स के अंदर अमेंडमेंट किया जाए। आप अगर किसी भी जानवर को, मैं कहता हूं कि अगर आप किसी कोई पशु प्रेमी है, अगर आप कुछ आपने जैसे कहा कि आप गोद में लेके चल रहे हैं, देखिए जो आपके जो पालतू पशु हैं, पालतू पशुओं के ऊपर कानून है कि अगर पालतू पशु द्वारा किसी व्यक्ति को काटा जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी उस पालतू पशु के मालिक के ऊपर बनती है और उसको बकायदा सलाखों के पीछे भी भेजा जा सकता है। लेकिन अगर इन सड़क के कुत्तों को, जिन्हें अब ये आवारा पशुओं की कैटेगरी से भी हटा के इन्हें सामुदायिक पशु कहा जाने लगा है, कम्युनिटी डॉग्स जाने लगा है, उनके अगर जो कोई फीड करा रहा है, जो कोई इनकी सेवा कर रहा है, आप सेवा करिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए सेवा गुरुद्वारे में भी होती है, सेवा मंदिर में भी होती है, और उससे कई फायदे होते हैं और कई नुकसान भी होते हैं। कैसे नुकसान होते हैं कि आपकी एक दिनचर्या है, आपका एक सिस्टम बना हुआ है, हमारा एक जियो सिस्टम बना हुआ है जिसके तहत एक पशु है, एक पक्षी है, अगर एक कौवा है, आप एक कबूतर है, उसको दाना डालेंगे तो उस जगह आके दाना चुगेगा और चुग के अपने उड़ जाएगा। इसी तरीके से जो पालतू पशु है उनके लिए अगर आप पुराने प्राचीन उससे भी देखते चलें तो उसके अंदर यह है कि उन्हें मनुष्य जो है वो कुछ ना कुछ खाने को डालता था जिससे वो अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन उसमें वो मनुष्य अपने साथ उन्हें रखता था, अपने साथ शिकार पे लेके जाता था, अपने साथ अपने रखता था। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा क्या है कि ये सो कॉल जो सब कुछ पशु प्रेमी है, जैसा हमने आपसे कहा कि इसमें साफ क्लियर नजर आता है कि ये पूरे रैकेट्स हैं, कई सारी चीजों का इसके अंदर मिसमैच है, क्योंकि हर पशु की नसबंदी का इन एनजीओ को एक सर्टन अमाउंट मिलता है जो एक पशु की नसबंदी करने के लिए दिया जाता है, उसके अंदर भी बहुत बड़े घपले हैं। ये सीरियस एक मिनट, ये तथ्य सामने आते मैं हैं यही रोक जी। रहा हूँ। बैरागी जी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये जो बता रहे थे अभी कि भाई सारा खेल इस सिंडिकेट को चलाने का है। बैरागी जी चले गए, हाँ डिस्कनेक्ट हो गया, अनु खान जी का भी जो है डिस्कनेक्ट हो हाँ, गया, कोई नहीं। तो सौरभ जी, जैसा आप कह रहे हैं कि ये जो चीज है इसमें पूरा ये जो काम कर रहा है और आप बता भी रहे हैं कि, तो इवन हमने पहले भी देखा कि एक कानून आ रहा था कि कुत्तों को एक्सपोर्ट करने का कुछ कानून आ रहा था जिसपे ये पीएफए ने बड़ा ट्रोल किया और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला कि ये सामुदायिक पशु में ले आए हैं। मेरी जानकारी जी। ये है कि 19 मतलब शायद 1995 या उसके आसपास कुत्तों को एडब्ल्यूबीआई के उसमें लाया गया। उससे पहले जो है ये पशुओं के लिए बनाया गया था जो स्तनधारी
अब से शुरू। सौरभ जी, आपने जो एक पॉइंट बोला, आपने एक पॉइंट बोला कि कुत्तों को सामुदायिक पशु में ले आया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1995 से पहले कुत्ते पशुओं में भी नहीं आते थे। ये जो AWDI बना था या जो ये सारा खेल था, ये स्तनधारियों के लिए था। पशु हम उनको कहते थे जो जो हमारे दूध दही ये सब दूध के लिए जो हम जिनको पालते थे वो पशु थे। लेकिन फिर इसमें धीरे से कुत्तों को डाल दिया गया एक विशेष योजना के तहत, और अब उनको सामुदायिक पशु बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये कोई षड्यंत्र है जिसके जरिए भारत के खिलाफ कोई चीज करी जा रही है कि भाई, जैसे हम देखते हैं कई बार कोई नर्मदा बचाओ का आंदोलन शुरू कर देता है NGO वाला, कोई कुछ कर देता है, और सबके पीछे बाद में पता लगता है कि तमाम फाउंडेशंस जो हैं विदेशी शक्तियां उसमें करती हैं कि किसी तरीके से भारत इनमें उलझा रहे। ये क्या भारत को रोकने की एक साजिशें भी? देखिए, इसमें अगर आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आप देखें कि जो आपका एंटी रेबिस वाला जो मैटर है, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक नेक्सस इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि ऐसी अंदेशा हमें इन सारी चीजों की जानकारियां मिलने के बाद सामने आ रहा है कि आपको अगर आज सरकारी अस्पताल, अगर आप किसी सरकारी अस्पताल, जैसे मैंने आपको, दिल्ली के सिर्फ 3 अस्पताल हैं जहाँ पे एंटी रेबिस की डोज लगती हैं, और वो एक मिनिमम अमाउंट होता है और उसके अंदर मिनिमम एक लिमिट होती है कि इतनी लिमिट्स तक ही वो एक दिन के अंदर डोज लगाते हैं। दिल्ली में महीने के रोज 2000 लोगों को डॉग बाइट्स होती हैं जिन्हें एंटी रेबिस डोज की जरूरत होती है। तो ऐसे में वो फिर क्या होता है, कोई संभ्रांत परिवार है तो वो, अगर वो अवेयर है रेबिस के प्रति, तो वो अपने नियर अबाउट जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिशंस के पास जाता है, वहां से वो डोज लगाता है ओपन मार्केट से खरीद के, और उस डोज की जो कॉस्ट होती है वो लगभग 8 से 12,000 के बीच होती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि इतना महंगा उसका जो इलाज है, उसकी दवाइयों का जो खर्च है, वो कहीं ना कहीं किसी बड़े नेक्सस की ओर इशारा करता है। और जो हम बात कर रहे हैं कि इन एनजीओज का, वो एनजीओज की इन्वॉल्वमेंट आप कैसे, आपको सिद्ध होती हुई नजर आएगी कि जब एमसीडी ने उन एनजीओज को ठेका दिया हुआ है कि आप इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करें। देखिए, एबीसी रूल्स भी यही कहता है कि आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। जो पशु प्रेमी है वो भी यही कहते हैं कि हाँ, इनकी नसबंदी होनी चाहिए। लेकिन क्या वो नसबंदियां हो रही हैं? अगर वो नहीं हो रही हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही है कि अगर नसबंदी नहीं होगी तो पशुओं की तादाद बढ़ेगी, पशुओं की तादाद बढ़ेगी तो बाइटिंग के केस बढ़ेंगे, बाइटिंग के केस बढ़ेंगे तो जो रैबिस के इंजेक्शन हैं उनकी अवेलेबिलिटीज जो है वो कम होगी, उनको आपको ओपन मार्केट से जाके लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस बात को खास तौर पे जोर देके कह रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि ऐसा, अब जैसे आपने कहा कि इसकी जो पेटेंट है वो एक बाहर की कंपनी के पास है, तो जब वो बाहर की कंपनी के पास है तो वो चाहेगा कि उस चीज को वो शॉर्टेज के तरह रखे और उसमें जो एक मनपसंद उसका प्राइस है उसके ऊपर वो मार्केट में अवेलेबल हो। अब आप देखिए, ये एक घटना घटी आपकी गाजियाबाद में बच्चे के रेबिस की वजह से, मरने की वजह से। अब आप सोचिए इससे कितना पैनिक फैला होगा पूरे आसपास के एरियाज में, एनसीआर में, या जिन्होंने भी ये खबर देखी होगी कि एक बच्चे की रेबिस के कारण मौत हो गई और जिसके वीडियो फुटेजेस हॉस्पिटल के अंदर उसके पिता की गोद में दम तोड़ते हुए तक नजर आए, तो उससे अगर मेरे को, अगर कोई मेरे परिवार के किसी सदस्य को कोई स्ट्रीट डॉग बाइट करेगा तो मेरे दिमाग में फौरन वो स्ट्राइक करेगा, कहीं मेरे परिवार के सदस्य के साथ में ऐसी घटना ना हो जाए, उसको कोई ऐसा हार्म ना हो जाए। तो मैं तुरंत, चाहे मुझे कहीं से भी अपनी जेब कटिंग करनी पड़े, मैं अपने उस पारिवारिक सदस्य को तुरंत वो रेबिस के इंजेक्शन के लिए भागूंगा लगवाने के लिए। और उसके लिए मैं चाहे किसी प्राइवेट के पास जाऊंगा, अगर सरकारी के पास मैं जाता हूं, जैसे मैंने आपको कहा कि वो लाइनें इतनी लंबी हैं, वहां 100 से 150 डोज से ज्यादा एक हॉस्पिटल में डोज नहीं लगती, तो ऐसे में कोई भी परिवार उतना वेट नहीं करेगा, उसे अपना सदस्य जो है वो जान से प्यारा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मौलिक अधिकार है, सेक्शन आर्टिकल 21, देखिए सबसे पहले, जैसे मेरे से पहले भी हमारे मित्र ने कहा कि मनुष्य जो है, देखिए
जो अगर हम अपने हिंदू के धर्म के अनुसार अगर देखें, तो उसके अंदर जो योनियां हैं, उस योनि में सबसे टॉप योनि जो अगर हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, तो वो मनुष्य की योनि है, जो बहुत सुकर्म करने के बाद प्राप्त होती है। उसके नीचे गाय की योनि मानी जाती है, कि गाय जो है वो मनुष्य से गाय के बाद में वो मनुष्य जो है वो मनुष्य की योनि मिलती है। उसकी चौथे कैटेगरी के ऊपर श्वान की योनि मानी जाती है, जिसे हम कुत्ते की कैटेगरी पे कहते हैं कि कुत्ते की कैटेगरी हमको मिलेंगी, और उसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। तो अगर हमारे धार्मिक ग्रंथ, जिन्हें बहुत सारे लोग झुटलाते हैं कि नहीं है, ये ऐसा नहीं है, तो जो हमारे सैकड़ों साल पहले इन सब चीजों के बारे में इस विषय के पर लिखा था, वो ऐसे ही ज्ञानियों ने नहीं लिखा होगा, महात्माओं ने नहीं लिखा होगा एक बार कि ये जो कैटेगरी है वो कैटेगरी को आपको, अगर आपसे जैसे कहते हैं ना कि आपको ये दान करेंगे तो आपको अगली योनि इसकी नहीं मिलेगी, आपको श्वान की योनि नहीं बिल्कुल मिलेगी, आपको कौवे की योनि नहीं मिलेगी। इसी तरीके से हम इस बात को खास तौर पे कह रहे हैं कि जो ये नेक्सस जो बना हुआ है, इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ है, क्योंकि विदेशी ताकतों के माध्यम से ही इतनी जबरदस्त फंडिंग यहां लोगों को उपलब्ध हो रही है, उसमें कोई दो राय ठीक है। नहीं। मैं अब एक बड़े जी मैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पाता हूँ। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी अब हमको कुछ कुछ दिखाई दे रही है। दिल्ली में विजय गोयल जो हैं लगातार बीते दिनों लोगों के बीच जा जाकर इस समस्या को समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट और राजनेता दोनों इसको देखेंगे तो कुछ शायद सुधार आएगा? देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति की तो बात ऐसी है, यहाँ राजनीतिक टकराव चल रहा है। एक राजनेता उनको शेल्टर देता है, दूसरा राजनेता उनके जो नुकसान है उसके प्रति लोगों को जागरूक करके और उसके लिए मुहिम चला रहा है। एक एक्टर जो है, एक फिल्म इंडस्ट्री का एक्टर उनको शेल्टर देता है, तो दूसरा उससे पीड़ित है। ये सारी चीजें सामने आती हैं। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो हम बार बार इस चीज को कहते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो इन मामलों में संज्ञान नहीं लेता, अगर उनके साथ में इस तरीके की कोई उनके पारिवारिक सदस्य के साथ में जिस दिन कोई बड़ी घटना घट गई, उस दिन आप भी यही हैं और मैं भी यही हूं, उसी दिन कानून के लिए बदलाव लाने की मांग खुद सुप्रीम कोर्ट कर देगा। जैसे आज की घटना के अंदर हुआ कि जब सॉलिसिटर जनरल को काटा गया और उन्होंने इस बात को, क्योंकि वो कोर्ट के नजदीकी अधिवक्ताओं में से थे, तो उन्होंने जब ये पूछा और उन्होंने खुद, जब ये मैंने जैसे आपसे कहा कि उन्होंने खुद इस बात को, सीजीआई ने कहा कि भाई मेरे भी कर्मचारी को काटा गया। जिस दिन किसी की इस घटना से हम नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी घटना से किसी की मौत हो गई, जो हर साल होती हैं, हर साल इनके कुत्तों के काटने की वजह से बहुत से बच्चे बुजुर्ग मारे जा चुके हैं, इनके सिर्फ काटने की वजह से। जिस दिन ये घटना घट गई, किसी बड़ी घटना घट गई, उस दिन इस देश के अंदर खुद सुप्रीम कोर्ट जो है कानून में बदलाव लाएगा। कानून में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तो आज इसको इसी पॉजिटिव नोट पर समाप्त करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज ये पहल शुरू हुई है, इसका भी स्वागत किया जाना चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान लेकर उन समस्याओं का अंत करेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट में कई जगह पेंडिंग पीआईएल लगी हुई हैं और सब एक दूसरे को रोकती रहती हैं, स्टे लगे रहते हैं। उससे परिणाम क्या होता है कि ये जो एनजीओ गैंग है, ये लगातार लोगों को डराता रहता है, तुमको सुप्रीम कोर्ट का कानून पता है, तुमको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पता है, तुमको ये नहीं पता है, तुमको वो नहीं पता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रिफाइन गाइडलाइन या रिफाइन फैसला इसके ऊपर देता है, जिससे आम लोगों को भी उनकी सुरक्षा का अधिकार मिल सके, ये जो सिंडिकेट है इससे लड़ाई लड़ने की ताकत मिल सके, जो पुलिस और नगर निगम या प्राधिकरण होते हैं इनके बीच एक सामंजस्य बैठ सके, खासतौर पे अगर कुत्तों को इस AWBI सामुदायिक पशु या उससे निकाल दिया जाए, तो शायद एक बेहतर कल की उम्मीद हम लोग कर पाएंगे। हमारे बच्चे उस सुरक्षित वातावरण में जीने की एक आगे की कामना कर पाएंगे। और इसी आशा के साथ कि ये होगा, आज हम लोग विदा लेते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है, जी बिल्कुल, ये इसमें सिर्फ पसंद आई 2 है, या 3 अगर चीजें अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कर दे, सिर्फ 2 या 3 चीजें, देखिए कोई भी वो व्यक्ति मानवता
के जो साथ चलता होगा वो कभी भी पशु क्रूरता के ऊपर या किसी भी क्रूरता के ऊपर एग्री नहीं करता, ना ही हम करते हैं। लेकिन उसकी कुछ ड्यूटी है, जैसे आप हमने अभी चर्चा में कहा कि नगर निगम के फेलियर्स हैं, नगर निगम उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, तो इस तरीके की गाइडलाइन आए कि नगर निगम को स्ट्रिक्टली उन चीजों के ऊपर काम करना पड़े। इस तरीके की गाइडलाइन आए कि जी, मैं वही कह रहा हूँ कि तो लोगों को एक जब तक ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का डर खत्म नहीं होगा, जी एक देखिए आक्रमणता इसलिए भी आती है कि मैं काम ही ना करूं, जी कम से कम मेरी नौकरी बची रहेगी। तो ये कहते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ करेंगे और उससे आगे की हमारी सारी चीजें सही होंगी, एक सही दिशा में जाएंगे और ये जो एनजीओ गैंग का सिंडिकेट का एक प्रताड़ना है लोगों के लिए वो समाप्त होगी, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या आम नागरिक हो। इन्हीं सब अच्छी कामनाओं के साथ आज इस परिचर्चा को विराम देते हैं। कल फिर किसी नई परिचर्चा में मिलेंगे और आप सबकी बातों को सुने, जनता के सामने रखेंगे। आपका अगर कोई मुद्दा है या इस मुद्दे पर कोई विचार है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या हमें सीधा दिए नंबरों पर फोन कर सकते हैं। अपना कोई भी आर्थिक सहयोग आप हमें नीचे दिए नंबर और यूपीआई पर दे सकते हैं ताकि हम आपकी लड़ाई इन तथाकथित बड़े सिंडिकेटों से, बड़े तंत्र से लड़ सके। सौरभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनु खान जी, राजेश बैरागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, फिर भी आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।